सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है कलंदर ज़ात। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 27 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। सदियां गुलामी में गुजारने के बाद अब जाकर हिंदुओं को आज़ादी नसीब हुई है। उन्हें हकूमत मिली है तो ये हिंदू अपनी औकात से बाहर हो गए हैं। ये अपनी घटिया फितरत से मजबूर हैं। ये नहीं देख सकते कि दूसरे मजहब, दीन या धर्म का बंदा इनके सामने हो। इसलिए मजहब और धर्म के नाम पर हर तरफ इन्होंने जंग छेड़ी हुई है। दरअसल ये वो सांप हैं जो पटारी में बंद रहें तो अच्छा था। नवीन कौर ने बड़ी संजीदगी से कहा। इस वक्त हम तीनों लॉन में बैठे शाम की चाय पी रहे थे। वो तो जो होना है सो है। तुम बताओ अब करना क्या है? शाम तो सर पर आ रही है। बुकरमजीत ने तशवीश ज़दा लहजे में कहा तो वो बोली, देखें, नक्शे पर मैंने तुम लोगों को समझा दिया है कि शमशान घाट कहाँ है, उसके रास्ते कहाँ हैं। अभी कुछ देर में बलजीत को वहां लेकर जाया जाएगा। वहां इतना रश नहीं होगा सिक्योरिटी की वजह से, लेकिन अर्थी जलाने के बाद बहुत सारे लोग वापस आ जाते हैं। अब रविंदर सिंह के करीब तो हम जा नहीं सकते, इसलिए अब सारा भरोसा जमाल पर होगा। दूर मारगन से उसका निशाना लेना है और वहां से निकलना है। ये निकलना ही हमारी सबसे अहम कार्रवाई होगी, नवीन कौर ने समझाते हुए कहा। लेकिन ये निशाना लगाना कब है? मैंने पूछा। सूरज गरूब होने के बाद, जब उन्होंने फूल चुनने हैं। तुम फूल चुनना समझते हो दिलजीत? मतलब जब वो अर्थी की राख और नाखन इकट्ठे करेंगे, ऐसे वक्त में, नवीन कौर ने सुकून से कहा। निकलने के लिए तुम्हारा क्या प्लान है? पहली बात तो यह है कि हम अलग अलग नहीं होंगे, इकट्ठे रहेंगे। बकरमजीत दूसरी गाड़ी में हमें कवर देगा। तुमने चूंकि अमृतसर देखा नहीं, इसलिए तुम्हें जितना भी समझाऊं तुम नहीं समझ सकते। इस पर अपना दिमाग मत खपाओ। इस कार्रवाई के बाद महफूज मुकाम पर लेकर जाना मेरा काम है। ओके, मेरा ख्याल है बकरम, अब नवीन को तकरीर करने की इजाज़त दे दी जाए। हाँ, तो हिंदुओं ने क्या किया? मेरे कहने पर वो दोनों मुस्कुरा दिए। फिर वो बोली, ठीक है, तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं कुछ लोगों से राब्ता कर लूँ, उसने कहा और अपने सेल फोन की तरफ मुतवज्जा हो गई। अमृतसर पर शाम उतरने में अभी कुछ वक्त था। नवीन और मैं प्राडो में थे और बकरम अपने चंद मुकामी साथियों के साथ दो कारों में हमारे कवर पर था। वो हमें ऊधम सिंह कॉलोनी के पास रेलवे फाटक पर मिला था। हम बगैर रुके उसके पास से गुजर गए। ताहम हमारी रफ्तार इतनी ज्यादा नहीं थी। रेलवे लाइन के पार गर्ल्स स्कूल के साथ वो शमशान घाट था जहां बलजीत सिंह की अर्थी को जलाया गया था। वहां पर मौजूद बंदे ने हमें बताया था कि अर्थी मुकम्मल तौर पर जल चुकी है और कुछ देर में वहां से फूल उठाए जाएंगे। यही वो वक्त था जिसमें हमने अपना काम करना था। गर्ल्स स्कूल की तरफ से उस शमशान घाट का अकब था। शमशान घाट की चार दीवारी छोटी थी, जिससे जरा फासले पर ईंटों से बने चार स्तूनों पर टीन की छत थी। उसके नीचे क्या हो रहा था ये तो मैं नहीं देख सका, लेकिन उससे जरा फासले पर काफी लोग खड़े थे। वो सब वहीं उसी सिमत देख रहे थे। पहले हम सब उसके करीब से गुजरकर आगे निकल गए। मैं दरअसल वहां की सिक्योरिटी के बारे में अंदाजा लगाना चाहता था। वहां मेरे अंदाजे के मुताबिक सिक्योरिटी काफी थी। उन्होंने शमशान घाट को चारों तरफ से घेरा हुआ था। ऐसा हो सकता था कि तकरीबन 150 मीटर के फासले पर शमशान घाट के अंदर किसी खड़े शख्स को निशाना बनाया जा सकता था। लेकिन वहां से निकलना फिर बहुत मुश्किल था। ये बहुत बड़ा रिस्क था। वहां मैंने इस आसानी को कबूल नहीं किया, बल्कि नवीन से कहा, तुम ऐसा करो, किसी तरह गर्ल्स स्कूल के अंदर पहुंच जाने की तरकीब करो, लेकिन वहां से निकलने में बहुत वक्त लग सकता है। मेरी प्लानिंग में सिर्फ इतना वक्त है कि तुम शूट करो और मैं गाड़ी वहां से भगा दूं, बस। नवीन ने तशवीश से कहा। चलो फिर वापस और बता दो कि उनमें रविंदर सिंह कौन है, मैंने गन जोड़ते हुए कहा। उनमें सफेद कुर्ता पजामे में है और उसने स्याह रंग की पगड़ी पहनी हुई है। खास बात कि उसके गले में बसंती रंग की माला है, उसने कहना चाहा तो मैंने टोकते हुए कहा, वो तो सब का है और इतनी बारीकी नहीं। ओके, वो जो कमानीदार सुनहरी ऐनक लगाए हुए है, लंबा सा। ठीक है, अब तुम अपनी ड्राइविंग पर ध्यान देना, मैंने कहा और गन तैयार कर ली। स्नाइपर और साइलेंसर देखा और मैं तैयार हो गया। नवीन ने धीमी रफ्तार रखी हुई थी। मैंने तेजी से देखा। नवीन की बताई हुई निशानियों वाला वो शख्स काफी लोगों के दरमियान में खड़ा था। मैंने नवीन से तस्दीक की।
और रविंदर सिंह का निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया। हल्की सी आवाज उभरी थी। मैंने रविंदर सिंह को साकित होते देखा। तब तक नवीन ने गाड़ी भगा ली। हम नवाकोट की जानिब सीधे चले गए। नवीन का बकरमजीत से पहले ही राब्ता था। मैंने गन पिछली सीट के नीचे रखी और फोन ले लिया। फिर मैंने बकरमजीत से राब्ता किया। वो हमारे अकब ही में था और हम रेलवे लाइन के साथ सड़क पर जा रहे थे। एक जगह थोड़ा रश था। नवीन को वहां गाड़ी की रफ्तार धीमी करना पड़ी। फिर उसके साथ ही बकरमजीत हमारे साथ आ लगा। पराडो हमारे लिए अब खतरे की अलामत थी। नवीन, अब हमें पराडो छोड़ना होगी। बकरम, हमारे आगे आ जाओ, मैंने कहा तो एक मोड़ पर उसने गाड़ी रोक दी। मैंने इंतहाई तेजी से दस्ती बम की पिन निकाली और गाड़ी में फेंक दी। फिर आगे खड़े बकरमजीत की गाड़ी की तरफ बढ़े। उसमें बैठते ही उसने तेजी से गाड़ी बढ़ा ली। चंद ही लम्हों के बाद धमाके की आवाज सुनाई दी। तब तक हम रेलवे फाटक को क्रॉस कर चुके थे। वो अमृतसर का पुराना सा इलाका था, बहुत गुंजान आबाद। इंतहाई तंग बाजार में से नवीन मुझे अपने साथ लिए जा रही थी। हमने कुछ देर पहले बकरम की गाड़ी छोड़ दी थी और एक ऑटो रिक्शे के जरिए यहाँ से उस बाजार तक आए थे। तंग बाजार में मेरा सांस घुट रहा था, जबकि मुझे हैरत ये थी कि वहाँ औरतों और मर्दों का रश था। कुछ देर के बाद हम उस बाजार के दूसरे सिरे पर गए तो आगे रिहायशी इलाका शुरू हो गया। दरमियान में एक सड़क थी जिसे पार करने के बाद हम एक गली में दाखिल हो गए। चंद गलियां और पार करने के बाद वो एक घर के दरवाजे पर आकर रुक गई और फिर धीमे से लहजे में बोली, ये मेरा घर है। ये कहकर उसने बेल दे दी। कुछ देर के बाद एक बूढ़े सिख ने दरवाजा खोला। उसने एक निगाह मुझ पर डाली और फिर पलट गया, जैसे किसी अजनबी का इस घर में आना पहली बार नहीं था। हम अंदर दाखिल हो गए। ड्योढ़ी खत्म हुई तो उसके साथ ही दाएं जानिब सीढ़ियां थी। नवीन ने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया और ऊपर चढ़ गई। दूसरी मंजिल को भी उसने पीछे छोड़ा। तीसरी मंजिल पर वो पुरानी तर्ज का कमरा था और उसकी हालत ऐसी थी कि जिसके बारे में अफरा तफरी ही कहा जा सकता था। बहुत कुछ था मगर सब बेतरतीब। उसने टीवी लगाते हुए कहा, ये मेरा कमरा है और आपने ये रात इधर गुजारनी है। आप टीवी देखो, मैं खाने का बंदोबस्त करके आती हूँ। ये कहते हुए वो उल्टे पैरों वापस पलट गई और मैं मुख्तलिफ चैनल बदलने लगा कि अपने मतलब की खबर सुन सकूं। एक मुकामी चैनल पर रविंदर सिंह के बारे में खबर दी जा रही थी। वो स्वर्गवासी हो गया था। उसके साथ ही पराडो में धमाके की भी खबर को अहमियत दी जा रही थी। इस वाक़े का सिरा वो दहशत गर्दी से जोड़ रहे थे। मैं कुछ देर उसकी तफसीलात सुनता रहा, फिर चैनल बदलने का सोच ही रहा था कि एक खातून रिपोर्टर ने काफ़ी चौंका देने वाली बात की। उसने रविंदर सिंह कत्ल और मदन लाल के बेटे मनोहर के कत्ल को एक ही कातिल के साथ जोड़ दिया था। उसका कहना था कि दोनों कत्ल किसी एक ही बंदे ने किए हैं क्योंकि शूट करने का अंदाज एक सा था। मेरा नहीं ख्याल था कि वो इतनी गहराई में सोच सकते थे, लेकिन इससे अंदाज़ा हो गया था कि तहकीकात किस सतह पर हो रही हैं। मैंने अंदर से ये महसूस कर लिया कि मेरे लिए ख़तरा बढ़ गया है। मुझे हद दर्जा मोहतात हो जाना चाहिए। शाम के साए फैले तो ऊगी पिंड पर भी खौफ छा गया। एक तरफ दलबीर सिंह उन सभी नौजवानों को सामने ले आया था जो उस हजूम में थे और अनुजीत के घर पर पथराव के जिम्मेदार थे। जो भाग गए थे या मौजूद नहीं थे या फिर सामने नहीं आए थे, उनके वालदैन में से किसी एक को वहां बुला लिया गया था। सथ में अच्छा खासा रश लगा हुआ था। कुछ लोग चारपाइयों पर बैठे थे, पंच ऊंची सी जगह पर और बहुत सारे लोग खड़े थे। पंच हजरात के पास ही जसपाल सिंह था और उससे कुछ फासले पर अनुजीत था। उन्होंने भी अच्छी खासी तादाद में लोग बुलाए हुए थे कि अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो उनसे निपट लिया जाए। पंचायत की कार्रवाई शुरू होते ही खासी गर्मा गर्मी होने लगी थी। हमला आवरों का ये मौकिफ था कि जसपाल की वजह से बलजीत सिंह मरा है, इसलिए उन्हें गुस्सा था। कुछ देर उनकी बातें सुनने के बाद दलबीर सिंह ने कहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके घर पर चढ़ दौड़ें। खैर, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन थे जिन्होंने आम नौजवानों को उकसाया और वहां पर फायरिंग की। इसके साथ ही वहां पर चह में गोइयां होने लगी। भिन भिनाहट में मुख्तलिफ नाम सामने आने लगे। यहाँ तक के 6-7 नौजवान सामने आ गए। उनमें से कुछ रुपोश थे, इसलिए उनके माँ बाप वहां पर सामने थे। उस बेचारे बंता सिंह का क्या कसूर था? उसे इस कदर जख्मी कर दिया। वो कोठी का मुलाजिम ही नहीं, घर का एक फर्द भी था। अगर वो मर गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जसपाल सिंह ने पंचायत से कहा। जाहिर है यही जिम्मेदार हैं। अब पंचायत इन्हें क्या सजा देती है? दलबीर सिंह ने सब पंचों की तरफ देख कर कहा तो जसपाल ने सब की तरफ देखा और इजाजत लेकर बोला,
मैं इन सब को माफ़ करता हूँ, लेकिन अगर आइंदा किसी ने ऐसी हरकत की तो मैं माफ़ नहीं करूँगा। उसके यूं कहने पर एकदम से सबके चेहरों पर खुशी दौड़ गई। कई लोग हैरान थे कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये कितना दयालु है कि इसने सजा नहीं होने दी बल्कि माफ़ कर दिया। कई लोगों ने जज्बात में आकर ये इजहार भी कर दिया तो उसने कहा, देखो, आज तक मेरे गांव वाले जुल्म सितम का शिकार रहे हैं, दबे रहे हैं, यहाँ जिंदगी की सहूलतें नहीं आईं। आप सबको ये मालूम हो जाना चाहिए कि सब जमीन जायदाद मेरे नाम हो गई है। रविंदर सिंह खानदान ने मेरी राह में रुकावट डालने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ स्कूल बनेंगे, फैक्ट्रियां लगेंगी, अस्पताल तामीर होगा। ये जो वेले नौजवान हैं, लोगों के घरों को आग लगाते फिर रहे हैं, यहाँ काम करेंगे, खुशहाल होंगे। इससे मेरा बाप कुलविंदर सिंह की आत्मा को सुकून मिलेगा। इससे आप लोगों को भी पहचान हो जाएगी कि रविंदर सिंह खानदान कैसा था, किस तरह उन्होंने अपनी सरपंची बचाने के लिए इसी गांव के नौजवानों को इंदिरा गांधी हुकूमत के गुमाशों के सामने डाल दिया था, जिन्होंने उन नौजवानों को गोलियों से भून डाला जिनमें मेरा बाप भी था। ये सारे ऊगी के लोग जानते हैं। जसपाल सिंह इंतहाई जज्बाती अंदाज में कह रहा था कि कई लोग धाड़े मार मार कर रोने लगे। वहां समा ही कुछ और बन गया था। ऐसे में एक शख्स का सेल फोन बज उठा। वो दूसरी तरफ से कुछ सुनता रहा, फिर फौरन ही फोन बंद करके ऊंची आवाज में बोला, ओए सुनो उगी वालों, रविंदर सिंह कत्ल हो गया। वहां एकदम से खामोशी छा गई। रविंदर सिंह के हिमायती पंचों के रंग उड़ गए। फिर सरगोशियां एक शोर में बदल गईं। खबर की तस्दीक होने लगी। कुछ देर के बाद माहौल ही कुछ और हो गया। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत ना हो। दलबीर सिंह ने उनकी तरफ देखकर कहा तो लोग फौरन ही वहां से खिसकने लगे। जसपाल और अनुजीत कार में बैठकर वापस कोठी की तरफ जा रहे थे। जसपाल का मूड इंतहाई खराब था, उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। तभी वो बुड़बुड़ाने वाले अंदाज में बोला, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने उसे मारना था, उसे कोई दूसरा कैसे मार सकता है। धीरज रखो यार। जसपाल, ये लफ्ज मुंह से भी मत निकालो। अच्छा हुआ वो मर गया, तेरा मिशन पूरा हो गया। अनुजीत ने तहम्मुल से कहा, मेरे अंदर का गुस्सा तो ठंडा नहीं होगा ना। मैं अपने हाथों से मारता उस बेगैरत को। जसपाल का गुस्सा किसी तौर भी कम नहीं हो रहा था। इस पर अनुजीत नहीं बोला, बल्कि खामोशी से ड्राइविंग करता रहा। यहाँ तक कि वो घर आ गए। उनके आने से पहले ही हरप्रीत तक ये खबर पहुंच चुकी थी। उसकी एक सहेली ने बता दिया था। उसने जसपाल का मूड देखा तो खामोश रही। वो सभी ड्राइंग रूम में थे और अपनी अपनी जगह खामोश थे। तभी जसपाल ने कहा, उसे कौन मार सकता है और फिर वो मरा कैसे? इसकी तफसीलात तो खबरें देखकर ही हो सकती हैं। हरप्रीत ने कहा, फिर चंद लम्हे के बाद कहा, तुम चलो कमरे में, वहीं लैपटॉप है, कोई ऑनलाइन टीवी देखते हैं। जसपाल और हरप्रीत दोनों ही बेड पर बैठे हुए स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए थे। अमृतसर के एक मुकामी चैनल से वो तफसीलात बताई जा रही थी। वो सब कुछ देखते रहे। अचानक जसपाल के मुंह से निकला, ये जमाल के सिवा दूसरा और कोई नहीं हो सकता। ये तुम कैसे कह सकते हो? हरप्रीत ने तेजी से पूछा तो वो लैपटॉप एक तरफ रखते हुए बोला, ये उसका स्टाइल है, वो बहुत पुख्ता निशानेबाज है। तुम देख नहीं रही, एक रिपोर्टर ये बात कह रही है कि मनोहर और रविंदर का कत्ल एक जैसा है। मैं तो फिर उसके साथ रहा हूँ। उसने एक तवील सांस लेकर कह दिया तो हरप्रीत ने झिझकते हुए पूछा, मान लिया, अगर उसी ने यह कत्ल किया है तो फिर तुम क्या कहते हो? तो फिर कोई बात नहीं, उसने मार लिया या मैंने, बात एक ही है। जमाल को नहीं मालूम कि यह रविंदर सिंह क्या है। इस पट्टी में ये चौथा बड़ा कत्ल है। वो घेरा जा सकता है, मुझे उसके लिए कुछ करना होगा। जसपाल एकदम से परेशान हो गया। क्या करोगे तुम, और क्या कर सकते हो? 4 दिन के बाद तुम यहाँ से जाने वाले हो। अगर तुम उसका साथ देते हुए घेरे गए तो? नहीं, मुझे अमृतसर जाना होगा, मुझे उसे किसी न किसी तरह निकालना होगा यहाँ से। मैं निकल जाऊं और वो यहाँ फंस जाए, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, उसने बेहद जज्बाती अंदाज में कहा। पागल मत बनो, वो तेजी से बोली। फिर उसे अपनी बाहों में लेकर धीरे से कहा, देखो, तुम कनाडा जाकर एक तवील अरसे के लिए दोबारा यहाँ आ सकते हो। फिर जो चाहे उसके लिए कर सकते हो, अभी रिस्क नहीं लिया जा सकता। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं एक दिन जाऊंगा और दूसरे दिन वापस आ जाऊंगा? इसमें 1-2 हफ्ते लग सकते हैं, मुमकिन है ज्यादा वक्त लग जाए। वो अगर यहाँ, उसने खुद को हरप्रीत से अलग करते हुए कहा, तुम मेरी बात तो सुन लो, हम अमृतसर जाते हैं, उसे अपनी हिफाजत में ले लेते हैं।
तुम परवाज कर जाओ, हम उसे ऊगी ले आएंगे। फिर कुछ अरसे के बाद वो जैसे सरहद पार कर सकेगा करवा देंगे, और अगर मुमकिन हुआ तो तुम्हारे आने तक उसे यहाँ रख लेंगे। वैसे तुम कह तो ठीक रही हो, जहाँ 4 दिन के बाद जाना है वहां 2 दिन पहले ही सही, जसपाल ने कहा और जमाल के नंबर मिलाने लगा। जरा सी देर के बाद राब्ता हो गया। हाँ बोल, जमाल बोला। मैं कल अमृतसर आ रहा हूँ, बाकी बातें वहीं होंगी, जसपाल ने कहा। जा रहे हो? उसने पूछा। हाँ, पर अपना बहुत ख्याल रखना, मिलते हैं कल, उसने तेजी से कहा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, जमाल ने कहा तो फोन बंद कर दिया, फिर सेल फोन एक तरफ रखा और हरप्रीत की तरफ देखने लगा। चंद लम्हे यूं ही देखते रहने के बाद बोला, प्रीतो, तैयारी कर लो, सुबह सुबह निकलेंगे यहाँ से, दोपहर होने से पहले वहां पहुंच जाएंगे। तुम जा रहे हो? हरप्रीत ने भराई हुई आवाज में कहा, फिर तेजी से उसके साथ लिपट गई। फिर कितनी ही देर तक वो उसके साथ लग कर रोती रही। जसपाल उसे होले होले थपकता रहा। प्रीतो, आज और अभी जितना चाहे रो लो, फिर बाद में नहीं। कुछ देर के बाद जब सारी भड़ास निकल गई तो वो उससे अलग हो गई। फिर आंखें पोंछते हुए बोली, नहीं रोऊंगी। चला, फुप्पो के पास चलें, उसे बताएं। ये कहकर वो बेड से उतर गया। हरप्रीत भी उसके साथ चल दी। नवीन ने सादा सा खाना उसके सामने रखा तो वो खाने लगा। वो भी उसके साथ ही शामिल हो गई। जब वो खा पी चुके तो कुछ देर बाद नवीन ने उसके लिए चाय बना कर लाई। इस दौरान वो जसपाल का फोन सुन चुका था। चाय पीने के दौरान उसने कहा, नवीन, मैं तुम्हारे बारे में या तुम्हारी फैमिली के बारे में जानने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे ये तजस्सुस नहीं है कि तुम इस तरह क्यों जिंदगी गुजार रही हो, लेकिन एक बात जरूर पूछना चाहूंगा, और ये भी चाहूंगा कि तुम उसका ठीक जवाब दोगी। पूछो, उसने ऐनक के ऊपर से देखते हुए कहा। तुम कोई पुरस्रार इल्म भी जानती हो? मतलब इस बारे में तुम्हारी कोई दिलचस्पी है? जमाल के पूछने पर वो एकदम से कह कहा लगाकर हंस दी। फिर ताज्जुब से उसकी तरफ देखते हुए हैरत से बोली, ये आपने सवाल क्यों किया? सवाल कर दिया ना, मुझे इसका जवाब चाहिए, मैंने उसके चेहरे पर देखते हुए कहा। नहीं, मैं कोई पुरस्रार इल्म नहीं जानती और ना ही मुझे कभी दिलचस्पी रही है, उसने कांधे उचकाते हुए कहा। फिर चंद लम्हे सोचने के बाद बोली, अगर मुझे ऐसा कोई इल्म आता होता तो मैं अपने खानदान की हालत ना संवार लेती। क्यों मैं जुर्म की इस दुनिया में दाखिल होती? पहली तो बात यह है कि यहाँ औरत इस कदर जलील मखलूक है जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। हर बंदा औरत को मुफ्त का माल समझकर उससे लुत्फ उठाना चाहता है, इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह कचरे के डब्बे में फेंक देना चाहता है। मुझे कोई ऐसा इल्म आता होता तो मैं कम अज कम इस जलालत से तो निकल आती, सुकून से जितनी चाहे दौलत कमाती। तुम कहती हो तो मान लेता हूं, लेकिन ना जाने क्यों तुम मुझे पुरस्रार दिखाई दे रही हो, मैंने संजीदगी से कहा। नहीं, मैं इंतहाई कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रही हूँ। पढ़ी लिखी हूँ, जॉब नहीं मिली, एक वेश्या बनने को मैंने पसंद नहीं किया, अपना गुस्सा ऐसे ही निकालती हूँ, इससे मुझे पैसे भी मिल जाते हैं। ये कहकर उसने चाय का एक तवील सिप लिया, फिर मग रखते हुए बोली, ये पुरस्रार में कैसे लगी आपको? मैं नहीं जानता, बस ऐसे ही एहसास हुआ था। मैंने भी बात छुपा जाना ही बेहतर समझा। वो कहीं जलियांवाला बाग में जो आपकी तबीयत अचानक खराब हुई थी, कहीं आप उस हवाले से तो बात नहीं कर रहे? उसने अचानक पूछा। तुम ये कैसे? मैंने कहना चाहा तो वो मेरी बात काटते हुए बोली, देखो, अगर आप उस हवाले से बात कर रहे हो तो यहाँ लोग ये बात मानते हैं कि जलियांवाला बाग में जो लोग कत्ल हुए थे उनकी रूहें आज भी वहां भटक रही हैं। वो मुक्ति चाहती हैं लेकिन उन्हें कोई मुक्ति देने वाला नहीं। वो लोगों को इस तरह एहसास दिलाती हैं तो लोग खौफजदा हो जाते हैं। कैसे होगी उनकी मुक्ति? मैंने पूछा। लोग तो यही कहते हैं और बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं कि जब तक उन पर गोलियां चलाने वाले बंदों का नाश नहीं हो जाता, उनके परिवार इस धरती पर हैं, उन्हें मुक्ति नहीं होगी। बाकी रब जाने, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। तभी मुझे ख्याल आया कि ये अगर कोई पुरस्रार इल्म जानती है या नहीं जानती, बहरहाल इस वक्त ये मुझे यूं ही कहानी सुना रही है। अब इस मौजू पर बात करने का कोई फायदा नहीं था, सो मैंने पूछा, ज्ञानी साहब से बात हुई? नहीं, वो खुद राब्ता किया करते हैं जब फिजा साफ हो जाती है, उसने लापरवाहाना लहजे में कहा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब बेफिक्र होकर सो जाना चाहिए जब तक उनकी कॉल नहीं आती, मैंने कहा तो वो चंद लम्हे सोचती रही, फिर हाँ में सर हिला दिया। इसके साथ ही उसने बेड के साथ फर्श पर से चीजें उठाना शुरू कर दी।
फिर एक गद्दा और तकिया बेड के नीचे से निकाल कर सीधा किया तो मैंने पूछा, तुम भी इसी कमरे में सोओगी? और मैंने कहाँ सोना है, अपने कमरे में ही सोऊंगी ना, उसने कहा, और फिर चादर बिछा कर लेट गई। तो मैंने कहा, नवीन, लगता है तुम बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजार रही हो। मुश्किल नहीं, मुश्किल तरीन कहो। खैर, ये दिन भी कट जाएंगे अगर जिंदगी रही, वरना ऐसी बेमकसद जिंदगी का फायदा भी कोई नहीं, उसने उकताए हुए अंदाज में कहा। फिर बोली, यार, कोई नई बात नहीं है, वो ही गुर्बत कसम पुरसी की जिंदगी। पढ़ाई की थी कि कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, नहीं मिली तो इस लाइन में आ गई। शादी इसलिए नहीं की कि किसी को मैं पसंद नहीं आई, कोई मुझे पसंद नहीं आया। यही मुख्तसर सी कहानी है। अब सो जाओ, मुझे जल्दी नींद आएगी। लेकिन याद रखो कि हमें सुबह यहाँ से निकलना है, मैंने कहा। कहाँ जाओगे? उसने हैरत से पूछा। ये सुबह बताऊंगा, वैसे सुबह तक ज्ञानी जी भी कॉल कर लेंगे, इसका मुझे यकीन है, मैंने कहा और आंखें बंद करके लेट गया। उसके बाद मुझे खबर नहीं रही कि मैं कहाँ हूँ। मेरी जब आंख खुली तो खिड़की में से सूरज की शुआएं अंदर आ रही थीं। फर्श पर बिस्तर भी नहीं था। मैं चंद लम्हे यूं ही बैठा रहा, फिर फरसूदा से बाथरूम में घुस गया। मैं नहाकर बाहर आया तो नवीन एक कुर्सी पर बैठी थी और मेरे बिस्तर पर अमृतसर का रिवायती नाश्ता मौजूद था। कुलचा, मक्खन, भाजी, अचार के साथ मलाई वाली चाय थी। वो बाजार से आया हुआ नाश्ता था, जिससे फरागत के बाद उसने कहा, अभी तक ज्ञानी जी की कॉल नहीं आई, मगर बकरमजीत वापस लुधियाना चला गया है। अभी कुछ देर पहले उसका पैगाम आया है। अगरचे शहर में बज़ाहिर सुकून है, लेकिन बहुत सख्ती हो रही है। अब बोलो क्या करना है? यहाँ से बाहर तो जाना है। हम अगर कोई गैर कानूनी काम करेंगे या मशकूक हालत में फिरेंगे तो ही पकड़े जाएंगे। तो फिर चलो, हरमिंदर साहब चलते हैं, मैंने कहा। चलो, उसने कहा तो हम कमरे से निकलकर निचली मंजिल तक आ गए। फिर गली में आ गए, वहां से हम बड़े सुकून से पैदल चलते हुए सड़क तक आ गए। सुबह की चहल पहल थी। हमें देखकर एक साइकिल रिक्शे वाला आगे बढ़ा। हम उसमें बैठ गए। नवीन कौर ने उसे हरमिंदर साहब चलने को कहा तो वो चल दिया। काफी देर बाद उसने हमें हरमिंदर साहब के शमाली गेट की तरफ उतारा। हम अंदर चले गए। बसंती रंग की पगड़ी मेरे सर पर थी। नवीन ने आंचल लिया हुआ था। मैं जानता था कि यहाँ पर ना सिर्फ खुफिया वाले हैं, बल्कि वहां पर हरमिंदर साहब के अपने सिक्योरिटी वाले लोग भी होंगे। हमने परिक्रमा पर एक चक्कर लगाया। तब तक ज्ञानी साहब का फोन आ गया। वो फोन नवीन ही ने सुना। वो हमें अपने यहाँ बुला रहे थे। हम कुछ देर वहां रहे और फिर ज्ञानी साहब के घर की तरफ चल पड़े। ड्राइंग रूम में जसपाल और हरप्रीत बैठे हुए थे। दोनों ही बारी बारी मुझे गले लग कर मिले। जसपाल तो मुझे यूं देख रहा था जैसे मैं सदियों बाद उसे दिखाई दिया हूं। मैंने उसके कांधे पर मुक्का मारते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? जो काम मैंने करना था वो तुमने कर दिया। मुझे अच्छा लगा। ज्ञानी साहब ने मुझे सारी तफसील बता दी है। उसने सोफे पर बैठते हुए कहा। नवीन अंदर कहीं कमरे में चली गई। मैं भी बैठा तो हरप्रीत मेरे पास आकर बैठ गई। बोली, ये जा रहा है, इसकी मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा। टिकट ओके हो गया है क्या? हाँ, वो रात ही कर लिया था, अभी वो लेकर ही इधर आया हूँ। शाम के वक्त फ्लाइट है, उसने अफसुर्दा से लहजे में कहा। तो मैंने हंसते हुए कहा, ओके। अब फिर मुझे तुम्हारे साथ हरमिंदर साहब जाना पड़ेगा, अभी वहां से आया हूँ। वो तो जाना ही होगा, माथा टेकना तो लाजमी है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ये अनुजीत नहीं आया तुम्हारे साथ? वो एयरपोर्ट आ जाएगा अगर उसे आना हुआ, वरना तुम हरप्रीत को छोड़ने उगी जाओगे, उसने कहा। तो मैंने सरे खम तस्लीम कर लिया। राजा सांसी एयरपोर्ट पर खासी गहमा गहमी थी। अमृतसर का मगरबी उफ्क नारंगी हो गया था जब जसपाल की फ्लाइट का ऐलान हुआ। एयरपोर्ट पर नवीन कौर भी थी, जो हरप्रीत के साथ बातें कर रही थी। जसपाल मेरे गले लगकर धीरे से बोला, मैं बहुत जल्द आऊंगा, मेरा अब वहां कनाडा में दिल नहीं लगेगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मैंने कहा और फिर उसकी पीठ थपक कर खुद से अलग किया। हरप्रीत उसके गले लगकर रो दी। वो उससे बातें करता रहा, फिर नवीन कौर से हाथ मिलाकर तेजी से अंदर चला गया। हम उस वक्त तक वहां रहे जब तक फ्लाइट उड़ नहीं गई। तकरीबन 8 बजे एयरपोर्ट से नवीन कौर की मारवती ही में आए। हरप्रीत ने अपनी कार ज्ञानी जी के घर ही छोड़ दी थी। एयरपोर्ट की तरफ आते हुए रास्ते में एक नाला देखा था। जैसे ही वो करीब आया, मैंने दिलजीत कौर का दिया हुआ फोन उसमें फेंक दिया। गोया एक बाब खत्म कर दिया। इस वक्त हम अमृतसर शहर में दाखिल हो गए थे। जब मैंने महसूस किया कि हमारा ताक़ुब किया जा रहा है, मैंने उन दोनों औरतों पर जाहिर नहीं होने दिया।
और अपने अकब में आने वाली सुर्ख गाड़ी पर निगाह रखी। जैसे ही बाईपास से हम नीचे उतरे तो वो गाड़ी हमारे आगे आकर हमारी साइड दबाने लगी। नवीन ने बहुत कोशिश की कि वो निकल जाए, लेकिन उसे वहां रुकना ही पड़ा। हमारे रुकते ही चार अफराद तेजी से निकले। उनके हाथों में पिस्टल थे। उन्होंने आते ही हमें कवर कर लिया। वो सारे नौजवान थे। दो आगे खड़े थे और एक पीछे आन खड़ा हुआ। चौथे ने मारवती के अंदर झांक कर देखा, फिर नवीन कौर की कार का दरवाजा खोला और बोला, ए मिस ड्राइवर, बाहर निकलो और अपनी शनाख्त करवाओ। नवीन ने कार बंद की और बाहर निकल गई। तभी उसने हमें भी बाहर आने का इशारा किया। हम भी बड़ी तमीज से बाहर निकल आए। मैंने खतरा महसूस होते ही अपना पिस्टल डब में डाल लिया था। मैं भी निकलकर हरप्रीत के साथ एक तरफ खड़ा हो गया। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो, मैंने उनसे पूछा। तो वो हंसते हुए बोला, फकीर लोग हैं, मांगना हमें आता नहीं, बस छीनना आता है। तुम जानते हो कि हम रोड पर खड़े हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके जो कुछ है निकाल दो। फिर हरप्रीत की तरफ देखकर बोला, और ये इसके जेवर। फौरन आखिरी लफ्ज उसने तहकमाना अंदाज में कहा था। वो मामूली उचक के हमारा रास्ता रोके खड़े थे। अगर अब तुमने इसकी तरफ उंगली भी की तो अच्छा नहीं होगा। हमारे रास्ते से हट जाओ, अच्छी बात है। माल निकालो जल्दी, माँ के। उसने गुर्राते हुए गाली बक दी तो मैंने चश्मे जदन में पिस्टल निकाला और गोली उसके हाथ पर मार दी। उसके गुमान में भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तब तक नवीन और हरप्रीत हरकत में आ चुकी थी। हरप्रीत कार के अगली तरफ खड़े लोगों पर टूट पड़ी। वो हाथों के बल आगे बढ़ी और पैर एक के और फिर दूसरे के मुंह पर मारा। कार की पिछली तरफ एक चीख बुलंद हुई। शायद कार में कोई बैठा हुआ था, क्योंकि उसने सूरत हाल देख कर कार भगाती। वो चारों अब हमारी गिरफ्त में थे। अभी हम उनकी धुनाई में मसरूफ थे कि हमारे करीब एक पुलिस मोबाइल वैन आकर रुकी। उसमें से पुलिस वाले तेजी से बाहर निकले। चंद मिनट उन्हें समझाने में लग गए। तभी इंस्पेक्टर ने कहा, आज पकड़े गए ना। ये गिरोह काफी दिनों से एयरपोर्ट से वापस आने वालों के साथ वारदात कर रहा था। चलो थाने ले जाएं इन्हें, जो कुछ करना है इनके साथ करें। नवीन कौर ने कहा तो इंस्पेक्टर बोला, आप भी चलें, इनकी रिपोर्ट लिखवाएं। मेरे ख्याल में आप इनके साथ बेहतर निपट सकते हैं। हमने लुधियाने जाना है। बड़ा तवील सफर है, मैंने कहा तो इंस्पेक्टर की बाछें खिल गईं। बिलाशुबा वो उनसे ले देकर छोड़ देने में आज़ाद था। उसने हमें जाने की इजाज़त दे दी। कुछ आगे निकल आने पर मैंने नवीन कौर से कहा, यार ये रिश्वत और करप्शन भी कितनी बुरी चीज़ है। माल आने का सोचकर उसने ये तक नहीं पूछा कि मेरे पिस्टल का लाइसेंस है भी या नहीं। यही कमज़ोरियां और खामियां कभी फ़ायदा दे जाती हैं और कभी नुकसान। नवीन कौर ने बुड़बुड़ाने वाले अंदाज में कहा और मारवती की रफ्तार बढ़ा दी। ज्ञानी साहब हमारा ड्राइंग रूम में इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर काफी हद तक संजीदगी थी। हमारे बैठ जाने तक वो खामोश रहे, फिर बोले, जमाल, अब तुम बाहर नहीं निकलोगे उस वक्त तक जब तक मैं न कहूं। खैरियत तो है ज्ञानी साहब, मैंने पूछा। मेरे जराए ने मुझे ये इत्तला दी है कि दिलजीत कौर के साथ जो लोग थे उनमें से कुछ लोगों को पकड़ लिया गया है। वो मनोहर के कत्ल से मदन लाल के कत्ल तक पहुंच चुके हैं। वो कैसे पहुंचे हैं ये तुम अच्छी तरह समझ सकते हो। आजकल में वो दिलजीत तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ज्ञानी साहब, इस तरह तो आप भी, मैंने कहना चाहा तो वो बोला, उन लोगों को यही मालूम था कि जलंधर से एक आम सा ज्ञानी मंगवाया गया था, जो रोजाना पाठ करवाने के लिए आता था। दोबारा देखेंगे तो उन्हें मालूम होगा। अगर ऐसा कोई मामला हुआ भी तो मुझे मालूम हो जाएगा। मैंने तो हरप्रीत को उगी छोड़ने जाना है, क्या मैं सुबह तक वापस, मैंने कहना चाहा तो उसने मेरी बात काटते हुए कहा, जलंधर तो हरगिज नहीं। दिलजीत का फोन फौरन जाया कर दो। बाकी रही हरप्रीत की बात, तो अनुजीत आने वाला है, ये उसके साथ चली जाएगी। ज्ञानी ने कहा तो मैं बोला, ओके, जैसा आप कहें। नवीन, तुम भी इधर ही रहोगी, शायद एक दो दिन लग जाएं। जी ठीक है, उसने कहा। इतने में अनुजीत के आने की इत्तला मिली तो ज्ञानी ने खाना लगाने का कह दिया। उसके आने पर उसे भी मौके और हालात की नज़ाकत का एहसास हुआ। ज्ञानी ने उगी की तफसील सुनी। खाने से फरागत के फौरी बाद ज्ञानी ने अनुजीत से कहा कि वो जलंधर के लिए निकल जाए। उसने हरप्रीत को लिया और निकल गया। मैंने चंद दिन बाद उगी आने का भरपूर वादा कर लिया था। कुछ देर के बाद ज्ञानी भी चला गया। आधी रात से ज्यादा का वक्त गुजर गया था, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। ना जाने क्यों एक नामालूम सी बेचैनी मेरे अंदर सरायत की हुई थी। वहां के तीनों मुलाजमीन कमरों के अंदर ही सो चुके थे। मेरे कमरे में अंधेरा था। नवीन मेरे साथ वाले कमरे में थी। कुछ देर पहले उसके कमरे से टीवी की आवाज आ रही थी।
अब वो बंद थी। मेरी बेचैनी जब बढ़ने लगी तो मैं बेड से उठकर खिड़की में आ गया। बाहर मिलगुजी रोशनी थी, दूर गेट पर सिक्योरिटी वाले मौजूद थे। पुरसकून माहौल था। मैं कुछ देर यूं ही खड़ा रहा। मैं लाशऊरी तौर पर यह सोच रहा था कि मेरी ये बेचैनी क्यों है। कुछ देर यूं ही सोचते रहने के बाद एकदम से मुझे उन आवारा लड़कों का ख्याल आया जो हमें लूटना चाह रहे थे। आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जिसने उन्हें हमारी तरफ मुतवज्जा किया था? छोटी गाड़ी मारवती, जिसके सवार आसान शिकार थे। हरप्रीत के मामूली से जेवर जो उसने कानों और गले में पहन रखा था। वो एयरपोर्ट ही से हमारे पीछे लगे थे, या फिर उन्होंने मुझे सेल फोन फेंकते हुए देखा था? या फिर ये सब गलत था और फक्त मेरे ही दिल में चोर हैं? मैं इन्हीं आवारा ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक कंपाउंड में किसी के होने का एहसास हुआ। पहले मैं यही समझा कि शायद सिक्योरिटी गार्ड इधर उधर फिर रहा होगा, लेकिन उसका अंदाज ऐसा नहीं था। वो बहुत मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहा था। वो एक ही था या कोई दूसरे भी थे? ये सोचते ही मैं तेजी से पलटा, साइड टेबल की दराज में से धरा अपना पिस्टल उठाया। उसके साथ ही राउंड पड़े हुए थे, मैंने वो भी उठाकर अपनी जेब में ठूस लिए। मैं तेजी से बाहर निकला और नवीन कोर का दरवाज़ा बजाना चाहा, मगर वो खुलता चला गया। वो बेड पर पड़ी लैपटॉप में खोई हुई थी। उसके कानों में हेडफोन लगे थे। उसने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए हेडफोन कानों से निकाल लिए। मेरी निगाह स्क्रीन पर पड़ी तो मैंने फौरन आंखें फेर ली। वो इखलाक सोज फिल्म देख रही थी। मुझे इससे गर्ज नहीं थी कि वो क्या कर रही है। उसने लैपटॉप बंद कर दिया। मैंने कहा, नवीन, बाहर कोई है? कौन है, दोस्त या दुश्मन? मैं नहीं जानता। उठो, देखो बाहर कौन है। मेरी बात गौर से सुनने के बाद वो यूं बेड से उछली जैसे उसे करंट लग गया हो। उसने तेजी से जूते पहने और मेरे साथ बाहर निकलने को तैयार हो गई। मैंने उसे खिड़की से देखने की जानिब मुतवज्जा किया। वो बाहर देखने लगी, फिर सरगोशी के अंदाज में बोली, है कोई, लेकिन वो अकेला नहीं है। वो देखो, उसके पीछे। वो दो आदमी थे, बड़े मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहे थे। मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि उनका मुकाबला किया जाए या फिर यहाँ से फरार हुआ जाए। मैंने नवीन की आंखों में देखते हुए कहा, बोलो, मुकाबला या फरार? मुकाबला, उसने सरसराते हुए कहा। तो मैं उसे लेता हुआ बाहर आ गया। ऐसे करो, यहाँ के मुलाजमीन को जगाओ फौरन। मैं ऊपर जाकर छत पर से देखता हूँ। ये कहते हुए मैं सीढ़ियां चढ़ता गया। दूसरी मंजिल की छत पर पहुंचकर मैंने देखा, बाहर गली में एक कार दिखाई दी जिसके पास कोई नहीं था। मुमकिन है उसके अंदर कोई हो। कंपाउंड में वही दो अफराद अब नजरों से ओझल थे। मुझे सिक्योरिटी गार्ड पर गुस्सा आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, सोए हुए हैं या बेहोश हैं, क्योंकि गेट पर कोई नहीं था। मैंने चारों तरफ फिर कर देख लिया, अब कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक मुझे ख्याल सूझा और मैंने अगले लम्हे उस पर अमल करने का फैसला कर लिया। मैंने पिछली तरफ से नीचे झांका और छत पर से नीचे जाने का कोई रास्ता तलाश करने लगा। जल्द ही मुझे एक पाइप दिखाई दिया। मैंने मोहतात अंदाज में उस पर पांव रखा और फिर शेड का सहारा लेते हुए नीचे उतर गया। यहाँ तक कि मेरे पांव फर्श पर लगे। मैं फौरन ही नीचे बैठ गया। मैंने बजाय उन्हें तलाश करने के बाउंड्री वाल के उस तरफ गया जिसके साथ कार खड़ी थी। मैं करीबी दरख्त पर चढ़ा, फिर बाउंड्री वाल पर कदम रखा और बाहर की जानिब उतर गया। वो कार का अकब था। मैंने मोहतात अंदाज में कार के अंदर झांका। एक शख्स सामने की तरफ देख रहा था जहां गेट था। मैं सांस रोके उसके सर पर जा पहुंचा, फिर एक झटके से दरवाजा खोलकर पैसेंजर सीट पर जा बैठा और पिस्टल उसकी गर्दन पर रख दिया। कौन हो तुम? वो हैरत के मारे साकित होकर रह गया था। उसके गुमान में भी नहीं था कि कोई यूं उसे दबोच लेगा। एक या दो लम्हे के बाद उसके औसान बहाल हुए। उसने गर्दन मोड़े बगैर कहा, पिस्टल हटाओ और बताओ तुम कौन हो, यहाँ क्या करने आए हो? मैंने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। मुमकिन है तुम्हें या तेरे जैसे बंदों को तलाश करने के लिए, उसने एतमाद से कहा। कितने लोग हो? मैंने पूछा। बहुत सारे, तुम्हारे गुमान में भी नहीं है। मैंने कहा है पिस्टल हटाओ, उसने तहकमाना अंदाज में कहा, जैसे वो मुझे कोई च्यूंटी तसव्वुर कर रहा हो। मतलब तुम कुछ नहीं बताओगे? मैंने कहा और उसकी तरफ देखा। अंधेरे में उसके चेहरे पर फैले जज्बात मैं नहीं देख पाया था। तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। उसने मेरी बात का जवाब देने के बजाय मुझे धमकी दी। तो मैंने पिस्टल हटाते हुए कहा, लो, पिस्टल हटा लिया। अब बताओ क्या करोगे? मुझे गिरफ्तार करोगे? कर लो, मैंने कहा। तो उसने जरा सा कसमसाने की कोशिश की। मैंने चश्मे जदन में पिस्तल का दस्ता उसकी कनपटी पर दे मारा। वो हैरत भरी आंखों के साथ बेहोश हो गया।
मैं इतना तो जानता था कि कार में पड़े शख्स और अंदर गए लोगों का आपस में राबता तो था। मुमकिन है हमारी आवाज़ें उनके किसी हेडक्वार्टर तक भी गई हों। मैं ज़्यादा वक्त नहीं देना चाहता था। मैंने उस शख्स की तलाशी में से 2-3 मिनट लगाए। गाड़ी में मुतवक्का असला देखा। मैंने उस शख्स का कार्ड, सेल फोन और कागजात जेब में डाले और इग्निशन से चाबी निकाल कर फेंक दी। मैं उसी तरह वापस चार दीवारी पर चढ़ा। बिलाशुबा अंदर जो लोग थे वो कमांडो थे। उन्हें काबू में करना या उनसे पूछताछ करना अच्छा खासा रिस्क था। मैं उनसे खौफजदा नहीं था, लेकिन मैं कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं था। मेरे लिए सबसे बड़ा मसला यही था कि मैं उन्हें अंदर से कैसे निकालता। मैंने चंद लम्हे सोचा, फिर बाउंड्री वाल से नीचे उतर आया। मैंने उस बेहोश शख्स को बाहर निकाला, उसकी शर्ट निकाली, फिर सेल फोन की लाइट में चाबी तलाश की। वो जल्द ही मुझे मिल गई। मैंने कार के पेट्रोल टैंक का ढक्कन खोला और उसकी शर्ट को पेट्रोल में भिगोया। अब मसला आग लगाने का था। मेरे पास माचिस या लाइटर नहीं था। मैंने पिस्टल से एक गोली चलाई, ठक की आवाज के साथ गोली निकली और शर्ट जलने लगी। मैंने इंतहाई तेजी से अपना आप बचाया और चार दीवारी पर चढ़ गया। फिर अगले ही लम्हे मैं अंदर कूद गया। मैं भागता हुआ रिहायशी इमारत की जानिब बढ़ा। इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगे होंगे। अचानक चार दीवारी के बाहर जोरदार धमाका हुआ। कार के शोले हवा में बुलंद हो गए। उस वक्त मैंने उन दोनों कमांडोज को दुनिया का अहमक तरीन कमांडो मान लिया। जब वो तेजी से बाहर निकले, उन्होंने पिस्टल ताने हुए थे और उठते हुए शोलों को देख रहे थे। मैं अगर उनकी जगह होता तो अंदर से नवीन या किसी मुलाजिम को अपनी ढाल बनाकर बाहर लाता। जाहिर है बाहर किसी ने कार्रवाई की है, तो किसी की मौजूदगी के वाज़े इम्कानात थे। मुमकिन है वो अभी घर के अंदर अफराद तक पहुंचे ही ना हों। बहरहाल वो मेरे लिए बड़ा आसान शिकार थे। मैंने ताक कर निशाना लिया और एक के सर में सुराख कर दिया। वो डकराता हुआ वहीं ढेर हो गया। मैंने दूसरे को वक्त नहीं दिया, उसकी रानों में गोलियां मार दी। वो लड़खड़ाता हुआ गिर गया। मैं फौरन ही उसके पास चला गया। पिस्टल उसके हाथ में से निकल चुका था। मैंने उसके माथे पर नाल रखते हुए पूछा, क्या करने आए थे यहाँ? डाका, उसने तेजी से मगर कराहते हुए कहा। इसका मतलब है तुम मरना चाहते हो। देखो, सही बात बताओगे तो इस तरह जिंदा छोड़ दूंगा, वरना। ये कहते हुए मैंने नाल का दबाव डाला तो वो बोला, यहाँ दहशत गर्दों की इत्तला मिली थी। हम सिर्फ देखने आए थे, उसने कराहते हुए कहा। किसने बताया? मैंने पूछा तो इतने में अंदर से नवीन बाहर आ गई। उसने सूरत हाल देखी, शक हुआ था एयरपोर्ट से। ये कहते हुए वो दर्द से कराहा, मार दो इसे और निकलो। नवीन चीखी। नहीं नवीन, मैंने इससे वादा किया है कि मैं इसे नहीं मारूंगा, मैंने कहा और पिस्टल उसके माथे पर से हटा लिया। उस बंदे ने मेरी तरफ ममनूनियत से देखा। तभी नवीन ने पूरी नफरत से उसकी तरफ देखा, पिस्टल निकाला और गोली मार दी। इसने हमें देख लिया है, अब वक्त नहीं है, निकलो। फिर पलटकर अधेड़ उम्र सिख से बोली, शाम के वक्त मेहमान आए थे यहाँ, रात होने से पहले ही चले गए। इन लोगों को सिक्योरिटी वालों ने मारा है। ये कहते हुए वो तेजी से पोर्च में खड़ी अपनी मारवती की जानिब बढ़ी। मैंने कहा, यह कार तो नजरों में आ चुकी है। ओए, यहाँ से तो निकलें। उसने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहा। मैं उसके साथ पैसेंजर सीट पर बैठ गया। गेट पर पहुंचकर देखा, दोनों सिक्योरिटी वाले बेहिस पड़े हुए थे। बेहोश थे या मर गए थे, यह देखने का वक्त नहीं था। मैंने गेट खोला और हम वहां से निकलते चले गए। गली में कई खिड़कियां खुल चुकी थी और कुछ लोग बाहर भी निकल आए थे। नवीन को और वहां से निकलती चली गई। रास्ते में उसने ज्ञानी जी से राब्ता किया। मुझे पता चल गया है, फिलहाल तुम दोनों कहीं छुप जाओ। वो मुलाजमीन भी वहां से निकल गए हैं, उसने कहा। फिर लम्हा भर तवक्कुफ के बाद बोला, वो सेफ हाउस था, खत्म हो गया। नवीन तुझे महफूज मुकाम तक ले जाएगी और जब तक मैं ना कहूं यहां से नहीं जाना। ओके, मैंने इख्तसार से कहा और फोन बंद कर दिया। तो नवीन कौर बड़े जज्बाती लहजे में बोली, ओए मत घबराओ, ऐसे ना जाने कितने सेफ हाउस हैं यहाँ अमृतसर में। तुम बब्बर खालसा के मेहमान हो, फिक्र मत करो, वाहे गुरु सब ठीक कर देगा। ये कहकर उसने अपनी निगाह सामने सड़क पर लगा दी। फिर जल्द ही उसने मेन शाहराह से गाड़ी छोटी सड़कों पर डाल दी। वो कुछ देर घूमती रही, फिर एक जगह गाड़ी खड़ी करके बोली, अपनी सीट के नीचे हाथ डालो, कुछ मैगजीन और एक दस्ती बम होगा, निकाल लो। मैंने वो दोनों चीजें निकाल लीं। तब तक वो बाहर निकल आई थी। उसने मैगजीन अपनी जेबों में ठूसे और दस्ती बम की पिन निकाल कर एक गली की जानिब भाग गई। मैं भी उसके पीछे लपका। कुछ ही देर के बाद हमें अपनी पुश्त पर धमाका सुनाई दिया। हम सुकून से वो गली पार कर गए। हमारे सामने सड़क किनारे एक डाटसन खड़ी थी।
हम चहल कदमी के अंदाज में उसके करीब गए, फिर उसका दरवाज़ा खोला और कार में बैठ गए। ड्राइविंग सीट पर एक सिख नौजवान और दूसरी पर लड़की थी, जिसने बड़ा मुख्तसर सा लिबास पहन रखा था। हमारे बैठते ही गाड़ी चल पड़ी। ना जाने किन रास्तों से चलते जले जा रहे थे, फिर एक ऐसे इलाके में जा पहुंचे जहां वो इलाका अभी आबाद हो रहा था। एक बड़े से बंगले में हम जा पहुंचे जो अभी जेरे तामीर था। दूसरी मंजिल पर एक कमरा अच्छा खासा सजा हुआ था। लगता है तुम दोनों यहाँ थे। नवीन ने लड़की की तरफ देखा और फिर आंख मारते हुए पूछा। और क्या, बड़े मजे में थे, वो हंसते हुए बोली। तो चलो अब मजे करो, हमें कोई दूसरा कमरा दिखा दो। नवीन ने इधर उधर देखते हुए कहा तो हमें लेकर जरा सा हटकर बने हुए एक और कमरे में ले गई, जहां रिहाइश के लिए तकरीबन सारी ही सहूलियात मयसर थीं। यहाँ बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। फिलहाल यही मिलेगा और अगर पीनी है तो खुद जाओ और फ्रिज में से निकाल लाओ। नहीं पीनी नहीं, नवीन ने तेजी से कहा। ओके, मैं फिर चाय बनाती हूँ। वो चली गई तो मैंने खिड़की खोलकर बाहर देखा। खासी वीरान जगह थी। अंधेरा ज्यादा था, कहीं कहीं किसी पोल पर कोई बल्ब रोशन था। मैं बज़ाहिर देख रहा था लेकिन मेरा दिमाग अभी तक उस वाक़े में उलझा हुआ था। नवीन वॉशरूम में चली गई थी। मैं काफी देर तक खड़ा रहा। तभी मेरे अकब से नवीन कौर की आवाज आई। ओए, इतना मत सोचो, पता चल जाएगा कि ये सब कैसे हुआ। कब, किससे? मैंने तेजी से मुड़ते हुए पूछा। एक दो दिन में पता चल जाएगा। हमारे जराए हैं, तब तक यहाँ सुकून से रहेंगे। ये कहकर वो बेड पर दराज हो गई। वो यूं फैल कर लेटी थी जैसे सुस्ता रही हो। मुझे खामोश देखकर उसने कहा, ये महफूज सेफ हाउस है। ये जो अभी लड़का तुमने देखा है इस बंगले को बनवा रहा है। अभी चंद दिन यहाँ काम रुका हुआ है। ये दोनों आपस में दोस्त हैं, अक्सर यहाँ पाए जाते हैं। दोनों ही अपने बंदे हैं। ऐसे ही जेरे तामीर बंगले हमारे काम आते रहते हैं। उसने कहा तो मैंने करीब पड़ी एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि उस वीक पॉइंट को तलाश किया जाए जिसकी वजह से हम पर शक हुआ। मसला मालूम होगा तो उसका हल तलाश किया जाएगा। और दूसरी बात, मुझे तो अब फिक्र होने लगी है कि अनुजीत और हरप्रीत अपने गांव ऊगी पहुंचे भी हैं या कि नहीं। हाँ, उनके बारे में फिक्र होनी चाहिए, लेकिन जब नवीन है तो फिर फिक्र कैसी? मेरे पास हरप्रीत का नंबर है, मैं कॉल करती हूँ उसे। नहीं, तुम उसे कॉल नहीं करोगी। अगर वो दुश्मनों के हाथ में हुई तो तुम्हारी यही कॉल उन्हें हम तक पहुंचने में मदद देगी। फिर यही अमृतसर हमारे लिए तंग हो जाएगा। मैंने उसे बताया तो वो सोचने लगी, फिर चंद लम्हे बाद बोली, तो राब्ता कैसे हो पाएगा? उसने ये कहा ही था कि वो लड़की अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में दो मग और कुछ दीगर लवाजमात एक ट्रे में रखे हुए थे। उसने वो सब मेज पर रखते हुए पूछा, किससे राब्ता करना है? कुछ लोगों से। क्या यहाँ कंप्यूटर होगा, मतलब नेट? मैंने पूछा। हाँ, लैपटॉप है। कुछ देर के लिए ला दो प्लीज, मैंने कहा तो वो उसी लम्हे पलट गई और मैं उसके इंतजार में गर्म चाय के सिप लेने लगा। तकरीबन 10 मिनट के बाद वो लैपटॉप लेकर आ गई। मैंने चाय का मग एक तरफ रखा और उसमें मसरूफ हो गया। कुछ ही देर बाद मेरा रोही से राब्ता हो गया। वहां से मुझे सबसे पहले जो खबर मिली वो यही थी कि अनुजीत के साथ हरप्रीत अपने गांव खैरियत से पहुंच गए हैं, जबकि जसपाल को अभी वैनकूवर पहुंचने में वक्त लगेगा। अभी उसके बारे में हतमी नहीं कहा जा सकता। मैंने जब वहां ये सवाल किया कि खुफिया इदारों को हमारे बारे में शक कैसे हुआ, तो यही जवाब मिला कि अभी इस बारे में कुछ पता नहीं। ये अचानक ही हुआ, मगर इस बारे में मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। मेरे लिए हिदायत यही थी कि यहीं रहूं और ज्ञानी की अगली कॉल का इंतजार करूं। मैंने लैपटॉप वापस कर दिया और वॉशरूम से होकर जब वापस आया तो नवीन मुख्तसिर से लिबास में थी और बेड के एक कोने में पड़ी थी। गोया वो खामोशी की जबान में कह रही थी कि मुझे उसके साथ बेड पर ही लेटना है। ये कपड़े तूने कहाँ से ले लिए, मैंने पूछा। उसी के हैं, अब थोड़ा सुकून महसूस कर रही हूँ, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। ओके, तुम लेट जाओ, मैं इधर उधर कहीं, मेरा मतलब है बाहर। मैंने कहना चाहा लेकिन वो बात काटते हुए बोली, यहीं लेट जाओ, मैं तुझे बिल्कुल नहीं खाऊंगी। उसके लहजे में उकताहट के साथ शिकवा भी भरा था, जिसे बहरहाल मैं अच्छी तरह समझता था। मैंने जूते उतारे और बेड पर लेट गया और पूछा, क्या हम दोनों में से किसी एक को जागना होगा? जरूरत नहीं है, वो दोनों जाग रहे हैं, कल छुट्टी है और वो दोनों पूरी रात मौज मस्ती करने के मूड में हैं। तुमने अगर कुछ खाना पीना है या जागना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर ला सकती हूँ। तुम्हारे साथ जाग कर बातें कर सकती हूँ। नहीं, हमें सोना चाहिए,
क्योंकि सारा दिन वो सोएंगे और हमें जागना होगा। कल तुम्हें किचन भी संभालना होगा, इसलिए हमें सो जाना चाहिए। ओके, उसने कहा और करवट बदल कर सो गई। मैं चंद लम्हे यूं ही लेटा रहा, फिर मैंने लाइट ऑफ की और सोने के लिए लेट गया। मेरी आंख खुद ब खुद खुल गई थी। मैंने उठकर देखा, नवीन बेखबर पड़ी हुई थी। उसने अपने दोनों हाथ रानों में दिए हुए थे और इकट्ठी सी होकर पड़ी थी। मैं उठा और वॉशरूम चला गया। फिर खिड़की में आकर खड़ा हो गया। बाहर नीली रोशनी फैली हुई थी। यही नीलगू रोशनी वाला माहौल मुझे सबसे सुहाना लगता था। कुछ वक्त यूं ही गुजर गया। तभी नवीन कौर का फोन बज उठा। वो कसमसाती हुई उठी। उसने फोन सुना, फिर एकदम से हवासों में आ गई। मैं समझ गया कि कोई खतरे वाली बात जरूर होगी। फिर उसने मेरी तरफ देखकर फोन बंद कर दिया। क्या बात है, खैरियत तो है? अभी बताती हूँ खैरियत है कि नहीं। ये कहकर वो उठी, बाहर की जानिब चली गई। मैं तजब्जुब में टहलने लगा। कुछ ही देर के बाद वो वापस आ गई। उसके हाथ में लैपटॉप था। उसने जल्दी से ऑन किया और एक अखबार का वेब पेज निकाल लिया। वो अंग्रेजी अखबार था। फिर उसने एक खबर के साथ बने खाके की तरफ इशारा किया। ये देखो। मैंने देखा, वो बहुत हद तक मेरा ही खाका था। वो मुझसे काफी हद तक मिलता जुलता था। मैं चौंक गया। मुझे अपना खाका छपने पर इतनी परेशानी नहीं हुई थी जितनी ये सोचकर शदीद हैरत हुई कि आखिर ये खाका छप कैसे गया। किसी ने मुझे इतने गौर से देखा था। क्या मैं किसी साजिश का शिकार हो रहा हूँ और किसी भी लम्हे इंडियन खुफिया वालों के हत्थे चढ़ने वाला हूँ? मेरे अंदर बेचैनी और सनसनी की लहरें दौड़ने लगीं। खाका तो खाका ही होता है, 100% तस्वीर तो नहीं होती। जिस खबर के साथ वो खाका शाया हुआ था, उसमें खासी खराफात भरी तफसील लिखी हुई थी। नामालूम दहशतगर्दों का ठिकाना, आतिशी असला बारूद, नक्शे और दीगर ऐसा मवाद जिससे ये साबित होता था कि वो दहशतगर्द भारतीय पंजाब में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाना चाहते थे। इस कार्रवाई में 2 कमांडो मारे गए, जबकि तीसरा बच गया और अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में था। चंद दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए और ये खाके वाला फरार होने में कामयाब हो गया। इसके अलावा और बहुत सारी ऊट पटांग बातें थीं। मैंने उस खबर और उसकी तफसीलात पर तवज्जो नहीं दी, बल्कि ये सोचने लगा कि उन तीनों में से बचा कौन होगा जिसकी मदद से उन्होंने ये खाका बनाया था। मुझे ये अच्छी तरह याद था कि एक के सर में सुराख मैंने खुद किया था, दूसरे को नौरीन कौर ने मारा था, तीसरा जो बाहर था जिसे मैंने मारा नहीं था, सिर्फ बेहोश किया था। जाहिर है उसे होश आ गया होगा और वो गाड़ी जलने से पहले ही बाहर निकल गया होगा, क्योंकि खबर में किसी औरत का जिक्र नहीं था। यह मैंने अच्छी तरह देख लिया था। बाहर वाले को मालूम ही नहीं था कि अंदर औरत भी थी। यह भी मुमकिन है जमाल कि जब हम बाहर निकले थे तब इर्द गिर्द के लोगों ने हमें देख। नवीन कौर ने कहना चाहा तो मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, नवीन कुछ भी है, लेकिन यह खाका हमारे सामने एक हकीकत की तरह है। ये सब कैसे और क्यों हुआ, इस पर सोचने के बजाय ये ध्यान करना है कि अब हमें क्या करना होगा। वो तो हमें ज्ञानी साहब ने बताना है। वो अगर राब्ता नहीं करते तो फिर हमें कोई फैसला करना होगा। नवीन कौर ने सुकून से कहा,